गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसका टॉपिक फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि 18th सेंचुरी में लुई 16 के स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। लुई 16 आखिर क्या किए फ्रांस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो in 1774 Louis XVI of the Bourbon family was ascended the throne of France। ठीक है, यहाँ पर बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे लुई 16, एक सुख संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे और वह 1774 में अपने किंग बने। ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू एंटोनी प्रिंसेस मैरिया एंटोनी, और वह 20 वर्ष की उम्र में मैरी एंटोनी यानी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी के साथ उनका विवाह हुआ। अपॉन हिज एसेसन द न्यू किंग वाज, और जब वह अपने नए किंग बने तो उनके पास जो ट्रेजरी था उनका वह इम्पटी हो गया था। ठीक है, ट्रेजरी उनका खत्म हो गया था। क्यों ख़त्म हुआ था? तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस में एक बड़ा सा वार हुआ था जिसके चलते उनका फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं था उनके पास। एडेड टू दिस वाज द कोस्ट ऑफ मेंटेन एंड एक्स्ट्रा कोट एट इमेंस। तो इस चलते उन लोगों ने सोचा कि अब हमारे पास ट्रेजरी तो ख़त्म हो गया है, जिसके चलते उन्होंने ट्रेजरी को वापस लाने के लिए फ्रांस के कुछ रिसोर्सेज के बारे में सोचते हैं कि हम लोग कैसे लाएं। तो वह कुछ बोलते हैं कि हम लोग किसी भी अब आगे अगर चलेंगे तो कोई भी अगला कदम लेंगे तो मेंटेन करते हुए सभी चीज़ों को चलेंगे। तो अंडर लुई 16 फ्रांस helped the 13 American colonies to gain the power, gain their independence from the common enemy Britain। तो जो लुई 16 थे और वो फ्रांस में अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन ने अपने कब्ज़े में कर लिया था, जिसके चलते लुई 16 ने बोले उनके हेल्प किए, यानी फ्रांस ने हेल्प किया 13 कॉलोनीज़ अमेरिका के गेन कराने में, जिसके चलते अमेरिका ने फ्रांस को 2 बिलियन लीवर्स उनको 2 बिलियन लीवर्स से ज़्यादा उनको टैक्स के रूप में दिए, कर्ज के रूप में दिए, जिसके चलते और 10% के इंटरेस्ट पर 10% के इंटरेस्ट पर अमेरिका ने फ्रांस को 10% के इंटरेस्ट पर 2 बिलियन लीवर्स दिया कि अपना फाइनेंशियल सुधार सके। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो था वह अमेरिका को 13 कॉलोनीज ब्रिटेन से छुड़वाने में मदद किया था। नेक्स्ट है, फ्रांस गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। और वहाँ के फ्रेंच गवर्नमेंट यानी लुई 16 अब सोचने लगे कि अब हम लोगों को बजट करके किसी भी चीज़ को स्पेंड करना पड़ेगा, किसी भी पैसे को हम लोगों को बजट करके और स्पेंड करना पड़ेगा, जिसके चलते उन लोगों को रेगुलर एक्सपेंसेज आता है। लोगों ने मिले और मिलकर उन लोगों ने तय किया कि हम लोग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट जो सरकारी चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, उन सभी को हम लोग मेंटेन करके चलाएंगे। यानी पहले कुछ और करते थे तो अब हम लोग कुछ और करके और थोड़े कम पैसे खर्च करके और उन सभी को चलाएं। उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि अब हम लोग क्या करते हैं कि टैक्स वसूलना स्टार्ट करते हैं। कि हम लोग
द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीजिंग टैक्स। टैक्स तो पहले भी लगता था, लेकिन अब टैक्स बढ़ाने की बात आ गई, क्योंकि फाइनेंशियल वहाँ पे इकोनॉमिकल ख़राब था फ्रांस में, जिसके लिए द मेजर वुड हैव सफिशिएंट, और वह इतना पर्याप्त नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 estates and only members of the 3rd estate paid taxes। तो अब क्या होता है कि 19th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी 3 ई स्टेट्स में बट जाते हैं, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट, और सिर्फ थर्ड ई स्टेट के मेंबर ही उन लोगों को टैक्स देते थे। अब ऐसा सोशल कंडीशन क्यों आता है, तो देखते हैं। द सोसाइटी ऑफ estates was part of the feudal system that dated back of the Middle Age, and the term old regime usually describe the society of institution of France before 1789। तो जो सोसाइटी 3 भागों में बटी थी मिडिल एज में, तो उन सभी एज के अब बोल रहा है कि ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम क्या है? ओल्ड रिजीम का मतलब होता है कि ओल्ड रिजीम मतलब अब पहले क्या होता था, तो इसमें बताया गया है कि डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 के पहले जो जो डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, उसी को हम लोग ओल्ड रिजीम बोलते हैं। ठीक है, अब है फिगर टू हाउ द सिस्टम ऑफ ई स्टेट्स इन द फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब हम लोग फिगर 2 थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कैसे उन लोगों को रखा जाता था। तो फिगर 2 में देखिए, फर्स्ट कैलर्जी आते हैं, सेकंड नोबिलिटी आते हैं, और थर्ड में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स ऑफिशियल्स, लॉयर ईटीसी, और फिर और आते हैं। फिर उसके और नीचे थर्ड ये स्टेट को भी 3 भागों में बांटा गया, पीजेंट और आर्टिसंस आते हैं, और सबसे नीचे लैंडलेस लेबर और स्मॉल पीजेंट्स, ये सब वर्कर्स, लेबर वर्कर्स, ये सब आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पिक्चर है, उसको रिकॉल करके देखते हैं। देखिए कैसे हमारा फ्रेंच सोसाइटी बटा हुआ था। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले जो हैं ये सब हो गए कलर्जी, यानी चर्च से बिलोंग करने वाले। ठीक है, इनके पहनावों से पता चल रहा है चर्च है। देन इसके नीचे आते हैं नोबिलिटी लोग, ब्राह्मण, ये सब नोबिलिटी ये सब आ गए। नेक्स्ट इधर है जो लैंडलेस लेबर, देखिए लेबर जैसा काम वर्क कर रहे हैं ये आदमी, तो ये आता है थर्ड ई स्टेट वाले लोग। तो वही 3 भागों में बांटा गया। तो फिगर 2 में आखिर क्या बताया जा रहा है? फिगर 2 शो द हाउ द सिस्टम ऑफ ई स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। पीजेंट मेड अप ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, सोसाइटी को 3 भागों में बांटा गया, लेकिन सबसे अत्यधिक जो पॉपुलेशन था वह पीजेंट्स का था। किसका यहाँ पर था? तो पीजेंट्स का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। तीनों ई स्टेट को मिलाकर 90% पॉपुलेशन सिर्फ पीजेंट्स का था, यानी थर्ड क्लास, यानी थर्ड ई स्टेट वाले लोगों का था। However, only the small number of them owned the land they cultivated। लेकिन उन लोगों के पास बहुत ही कम मात्रा में खेतों को कल्टीवेट करने के लिए था, यानी उन लोगों के पास काफ़ी ज़मीन भी नहीं थी, जिसके चलते उन लोग एकदम गरीब थे। इसके लिए फिर क्या होता है, और अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ऑनर्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड
others of richer members of third estate फर्स्ट ईयर। बोला जा रहा है कि 60% सिर्फ और सिर्फ 60% जो नोबल्स, चर्च और जो अदर रीचर मेंबर थे, थर्ड एस्टेट वाले रीचर मेंबर, उन लोगों के पास 60% लैंड जोतने के लिए मतलब कल्टीवेट करने के लिए था और सिर्फ 40% लोगों का के पास यानी 40% लैंड थर्ड एस्टेट वाले लोगों के पास था। यहाँ पे लिखा हुआ है द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट डेट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस टू द बर्थ। उन लोगों के पास और क्या था कि सर्टेन प्रिविलेजेस दिया जाता था। मतलब प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि उन लोगों को एक अधिकार दिया जाता था जो बचपन से ही अधिकार था कि उन लोग ये सभी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। इतना लैंड उनके पास था, ठीक है, उन लोगों के बर्थ से ही इतना सारा था। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल सिस्टम प्रिविलेजेस, और नोबल्स वाले जो थे वह सामंती अधिकार प्राप्त करते थे। सामंती अधिकार कहने का मतलब कि फ्यूडल प्रिविलेजेस, उन लोगों को कोई टैक्स वसूलना नहीं, टैक्स देना नहीं पड़ता था। देखिए टैक्स में भी 3 लोगों को बांटा गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट वाले लोगों को ही टैक्स देना पड़ा। यानी चर्च नहीं दे रहे हैं, नोबिलिटी नहीं दे रहे हैं, और ये बेचारे थर्ड एस्टेट वाले पीजेंट से सबको देना पड़ा। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज इम्पिटेशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस द एस्टेट्स, ठीक है। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड प्रिविलेज, तो देखिए लिए दिस इंक्लूड्स फ्यूडल ड्यूज which a stay the extracted from the peasants were obliged to the render services to lord, to work in his house and fields, to serve in the enemy army or to participate in the building roads। बेचारे उन लोगों को बिल्डिंग रोड्स, इनेमी, ये सभी जगहों पर काम करना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट है द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इन शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टाइट्स फ्रॉम द पीजेंट्स एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे इंक्रीजिंग। यहाँ पर देखिए जो चर्च जो है वह जब एक्सट्रैक्ट करते थे, चर्च लोग एक्सट्रैक्ट करते थे टैक्सेस को, तो उसको टाइट्स बोला गया। यानी चर्च लोग पीजेंट से एक्सट्रैक्ट करते थे और थर्ड एस्टेट वाले जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड करते थे उसको टैली बोला गया, या टैली भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco, the burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone। और यह टैक्स सिर्फ थर्ड एस्टेट वाले लोग ही देते थे, चर्च और नोबिलिटी नहीं देते थे टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा न्यू वर्ड्स देखते हैं। लीवर बताया गया, लीवर क्या है, तो यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस का यूनिट करेंसी को लीवर है, ठीक है। इसके बाद आपका क्लर्जी क्या है, तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड स्पेशल फंक्शंस इन चर्च। इन लोगों को चर्च में स्पेशल फंक्शन दिया जाता था। हाँ, यहाँ पर जो चर्च थर्ड एस्टेट वाले लोग थे, पीजेंट्स वर्कर्स, ये सभी को चर्च में भी जाने का अलाउ नहीं था, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।